मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, सेवानिवृत्त प्राचार्य। मेरा विषय राजनीति विज्ञान है। मैं आज आपके सामने राजनीति विज्ञान का एक परिचय प्रस्तुत करूंगा, जिसमें 3 बातें मुख्यतः होंगी। एक राजनीति, दूसरा राजनीतिक व्यवहार और तीसरा राजनीतिक तत्व। सबसे पहले देखते हैं राजनीति। जैसा कि शब्द है पॉलिटिकल साइंस, इसका मूल शब्द है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पोलिस से बना है। प्राचीन यूनान में पोलिस हुआ करते थे। पोलिस का अर्थ है नगर राज्य, सिटी स्टेट्स। इन्हें नगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका आकार आधुनिक युग के नगरों की भांति होता था, और इन्हें स्टेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि राज्य के निर्माण के जो 4 तत्व आवश्यक होते हैं, ये 4 तत्व इन पोलिस में विद्यमान थे। मतलब प्रत्येक पोलिस, प्रत्येक नगर राज्य उस जमाने में जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इन 4 तत्वों से युक्त हुआ करते थे। इन पुलिस की संख्या यूनान में 200 से अधिक थी। ये सभी नगर राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे। एक दूसरे के बीच इनके बीच विवाद चलता था, संघर्ष चलता था, युद्ध होते थे, संधियां होती थी, लेकिन ये एक दूसरे के नियंत्रण से सर्वथा मुक्त होते थे। इन पोलिस अर्थात नगर राज्यों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को पॉलिटिक्स कहा गया। अरस्तु ने अपनी पुस्तक का नाम भी पॉलिटिक्स रखा। अरस्तु के कथन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। अरस्तु पॉलिटिक्स में कहता है, मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है। इसमें 2 शब्द हैं, स्वाभाविक और सामाजिक प्राणी। सामाजिक प्राणी इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है। समाज में रहते हुए वह अपना जीवन यापन करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, लोगों के साथ संबंध बनाता है, और समाज में ही रहती है उसकी मृत्यु होती है। इसलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है। स्वभावतः इसका अर्थ यह है कि समाज में रहना उसका स्वभाव है। स्वभाव क्यों है? क्या समाज के बाहर जीवन संभव नहीं है? समाज के बाहर जीवन संभव है, लेकिन मनुष्य में जो एक विशेष गुण होता है जिसे हम विवेक कहते हैं, इस विवेक का विकास समाज में ही रह करके संभव हो सकता है। इस प्रकृति में जितने भी प्राणी होते हैं, इन सभी प्राणियों में 4 चीजें सामान्य रूप में पाई जाती हैं। एक, आहार, प्रत्येक प्राणी आहार जरूर ग्रहण करता है। दूसरा, निद्रा, प्रत्येक प्राणी सोता जरूर है। तीसरा, भय, प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से डर का भाव रखता है। और चौथा, मैथुन, वंश वृद्धि के लिए इसको आवश्यक माना जाता है। ये 4 चीजें सामान्य प्राणियों में, सभी प्राणियों में समान रूप में पाई जाती हैं। लेकिन एक 5वां तत्व जिसे हम विवेक कहते हैं, विवेक केवल मनुष्य में पाया जाता है, और विवेक के गुण का विकास समाज में ही रह करके हो सकता है। जंगल में रहने वाला एक मनुष्य जीवन यापन कर सकता है, लेकिन उसमें मानवोचित विवेक का विकास समाज में ही रह करके हो सकता है। इसलिए अरस्तु कहता है कि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है। आगे अरस्तु अपने पॉलिटिक्स में लिखता है, जो मनुष्य समाज में नहीं रहना चाहता वह पशु होगा या देवता होगा। पशु देवता दोनों को देखिए। पशु एक पेट भरने वाला प्राणी होता है, उसको अपने विकास की चिंता नहीं है। जैसे एक दुबला पतला जानवर किसी मोटे तगड़े जानवर को देख करके यह नहीं सोचता कि मुझे भी उसके समान बनना चाहिए, बनना है। इसलिए पशु को अपने विकास की चिंता नहीं है, अतः पशु को समाज की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है देवता। देवता उसमें कहते हैं जिसमें देने का गुण हो। जिसमें देने का गुण आ चुका है वह अपना विकास कर चुका है। इसलिए देवताओं को भी समाज की आवश्यकता नहीं है। तो पशु को चूंकि अपने विकास की चिंता नहीं है, इसलिए उसे समाज आवश्यक नहीं है। देवता ने अपना विकास कर लिया है, इसलिए उसको समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों का मध्यवर्ती मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य को अपना विकास करना है, अपने विवेक का विकास करना है, इसलिए उसको समाज की आवश्यकता पड़ती है। आगे अरस्तु कहता है कि राज्य की उत्पत्ति
मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सद जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य का प्राथमिक दायित्व है। राज्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इतना ही नहीं, व्यक्ति जब राज्य में रहता है तो उसका उद्देश्य होता है सद जीवन, गुड लाइफ की प्राप्ति करना। वह सद जीवन की प्राप्ति राज्य में रह करके प्राप्त करता है और आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करना राज्य का प्राथमिक दायित्व होता है। पेरिक्लिस जो प्राचीन यूनान का एक शासक था, उसका यह कहना था कि जो व्यक्ति राज्य के कार्यों में भाग नहीं लेता, जो व्यक्ति राजनीति में भाग नहीं लेता, हम उसके जीवन को न केवल बेकार समझते हैं अपितु हम उसे राज्य पर भार स्वरूप मानते हैं। तो प्राचीन यूनान में यह धारणा प्रचलित थी कि प्रत्येक नागरिक को राज्य के कार्यों में भाग लेना चाहिए और जो भाग नहीं लेता वह नागरिक नहीं हो सकता और यदि नागरिक है तो उसको भाग लेना चाहिए। इस परिभाषा को, इस कथन को आज के युग में लागू करना संभव नहीं है क्योंकि आज के जमाने में राज्यों की जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है, लाखों, करोड़ों और अरबों तक जनसंख्या पहुंच गई है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का राजनीति में भाग लेना व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। मनुष्य जीवन के विविध पक्ष होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक। इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है और राजनीतिक जीवन मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होता है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा विभिन्न विद्वान अनेक प्रकार से देते हैं, लेकिन इसमें मोटे तौर पर 3 वर्ग के विचारक हैं। एक वर्ग के विचारक यह कहते हैं राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। जैसे गार्नर कहता है राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, तो गार्नर का पूरा फोकस इस बात पर है कि राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है। दूसरे वर्ग के विचारक हैं जो यह कहते हैं राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। दोनों विचार एकांगी हैं। जहां राज्य होगा सरकार भी जरूर होगी और जहां सरकार होती है वहां पर राज्य की भी आवश्यकता ही पड़ेगी। तो राज्य सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। अतएव राजनीतिक विज्ञान की सही परिभाषा वह होगी जिसमें यह कहा जाए कि राजनीतिक विज्ञान वह विषय है, वह शास्त्र है जो राज्य सरकार दोनों का अध्ययन करता है। इसमें एक चीज और सम्मिलित किया जाता है कि राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान के 3 चीजें हो गई, एक राज्य, दूसरा सरकार, मनुष्य और तीसरा मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करना। तो जिस विषय के अंतर्गत राज्य, सरकार और मनुष्य के राजनीतिक जीवन, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है उसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। अब इसके नाम विभेद के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। राजनीतिक विज्ञान के 3 नाम हैं, एक राजनीति, दूसरा राजनीति विज्ञान और तीसरा राजनीति दर्शन। राजनीति यह विषय के व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीति के बारे में आगे चलकर चर्चा होगी। राजनीति मतलब व्यवहार, जैसे आप आज हम मोहल्ले में, गलियों में, नगरों में, कस्बों में, जिलों में, बड़े बड़े शहरों में या विभिन्न प्रकार से हम राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा करते हैं, इसे हम राजनीति कहते हैं। यह इसका व्यावहारिक पक्ष है। दूसरा पक्ष है राजनीति दर्शन। राजनीति दर्शन बहुत ऊंची चीज है। यह सत्य का साक्षात्कार करने वाला तत्व होता है। यह राजनीति दर्शन है जो विषय के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीति क्या है, राजनीति का संबंध क्या है से होता है, जबकि राजनीतिक दर्शन का संबंध क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो एक का पूरा फोकस वर्तमान पर है, दूसरे का पूरा फोकस भविष्य पर है। राजनीति विज्ञान यह जो नामावली है, यह शब्दावली सिद्धांत और व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। यह व्यवहार का भी अध्ययन करता है और यह सिद्धांत का भी अध्ययन करता है। अतएव राजनीति विज्ञान हमारे विषय के लिए सबसे अच्छा नाम होगा। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे हमारे आपके 3 नाम होते हैं। पहला नाम घर में बुलाने वाला नाम, जैसे गुड्डू, पप्पू, लल्लू, चप्पू वगैरह वगैरह, यह व्यावहारिकता के लिए होता है।
इस नाम से आप घर में बुला सकते हैं, घर में उसको पुकार सकते हैं, मोहल्ले में भी लगभग उसी नाम से उसको बुलाया जाता है। यह व्यावहारिक पक्ष है। दूसरा राजनीति विज्ञान। दूसरा नाम होता है हमारा, जैसे हम स्कूल में रजिस्टर में या कॉलेजेस के रजिस्टर में इसको लिखते हैं, सर्टिफिकेट इसी नाम से बनते हैं। ये इस नाम से आप उस व्यक्ति को गली मोहल्ले में बुला सकते हैं और शहरों में भी या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए भी इस नाम का उपयोग आप कर सकते हैं। तीसरा नाम हम लोगों का होता है जिसे हम जन्म कुंडली का नाम कहते हैं। जन्म कुंडली के नाम का उपयोग विशिष्ट अवसरों पर किया जाता है। तो ये देखिए, हमारे जिस प्रकार से 3 नाम होते हैं, इसी प्रकार से हमारे विषय के भी 3 नाम हुए। राजनीति नाम व्यावहारिक नाम है, राजनीति विज्ञान ऑफिशियल नाम है, और राजनीति दर्शन ये जन्म कुंडली का नाम है। ये राजनीति के बारे में एक संक्षिप्त परिचय हुआ, और जिसे हम आज पढ़ते हैं उस विषय को हम प्राचीन यूनान से प्रारंभ हुआ मानते हैं, और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब जरा हम प्राचीन भारत की ओर भी दृष्टिपात कर लें। प्राचीन भारत में राजनीति की स्थिति क्या थी? प्राचीन भारत में 4 विद्याएं प्रचलित थी। अन्वीक्षकी, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, इन चीजों से संबंधित विषयों को अन्वीक्षकी के अंतर्गत अध्यापन किया जाता था। दूसरा त्रयी, 3 वेद, ऋग, यजु, साम। अथर्ववेद को सामवेद का भाग माना जाता है और वेदों का अध्ययन इसके अंतर्गत होता था। तीसरा है वार्ता, वाणिज्य व्यापार से संबंधित विषयों का अध्ययन इसके अंतर्गत, वार्ता के अंतर्गत किया जाता था। और चौथा है दंड नीति। दंड नीति के अंतर्गत राजनीति का अध्ययन अध्यापन किया जाता था। इस संदर्भ में थोड़ी सी और चर्चा की जा सकती है, जैसे 4 नीतियां। 4 नीतियां, साम, दाम, भेद, दंड। साम का मतलब बात करना, दाम का मतलब प्रलोभन देना, भेद का मतलब फूट डालना, और दंड का मतलब शक्ति प्रयोग करना, बल प्रयोग करना। इसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, जैसे हमें किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति से हमारा कुछ काम है, हम उसके पास जाते हैं, उससे अनुरोध करते हैं, अपनी बातें पूरी तरह से उसको बताते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह हमारा काम कर देंगे। यह साम हुआ। दाम, यदि वह आपका काम नहीं करता है या कुछ इधर उधर घुमाने फिराने की कोशिश करता है, आप क्या करते हैं? उसे प्रलोभन देते हैं, रिश्वत देते हैं, जिसे आज के जमाने में कहा जाता है। हम उसको पैसा देकर के, प्रलोभन देकर के उससे काम लेने की कोशिश करते हैं। यदि इससे भी काम नहीं हुआ, भेद, फूट डालना, शासन करना। इसका मतलब यह हुआ कि उसको अलग थलग कर देना, उसको ब्लैकमेल करना, उसको देख लेने की धमकी देना, उसके विरुद्ध एक वातावरण बनाना, इसको कहते हैं भेद। और फिर भी यदि काम नहीं हुआ, दंड, बल प्रयोग करना। इसे 2 उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा। रामचरितमानस में भगवान श्री राम साम, दाम, भेद, दंड चारों का उपयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। साम, रावण ने सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने हनुमान को भेजा, बाद में अंगद को भेजा, उसको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया दोनों ने, लेकिन रावण ने कहा सीता को मैं वापस नहीं दूंगा। जब साम विफल हो गया, दाम, हनुमान और अंगद दोनों ने मिलकर के रावण को प्रलोभन दिया कि तुम सीता को वापस कर दो और इसके एवज में, इसके बदले में तुम लंका का राज्य अक्षुण्ण रूप से भोगो, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रावण ने कहा मैं सीता नहीं देता। इसके बाद तीसरा प्रयोग हुआ, भेद। भगवान श्री राम ने विभीषण को अपनी ओर मिला लिया, अपने शरण में ले लिया। और यदि आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत के वध में, लंका के विध्वंस में जितनी भूमिका विभीषण की रही, उतनी भूमिका अन्य किसी की भी नहीं रही। यह भेद। और जब इससे भी रावण नहीं माना, रावण ने सीता को वापस नहीं किया, तो भगवान श्री राम ने रावण का वध करके सीता को ले लिया। यह साम, दाम, भेद, दंड। एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझा जा सकता है, जैसे पिता ने पुत्र से कहा बेटा पढ़ पढ़ पढ़। यह साम हुआ। बेटा है नहीं पढ़ा, तो पिता ने प्रलोभन दिया, बेटा यदि तू अच्छी तरह से पढ़ेगा, अच्छे नंबर लाएगा, तो मैं तुम्हारे लिए एक बाइक खरीदूंगा।
बेटा है नहीं पढ़ा, भेद। पिता ने कहा यदि तू नहीं पढ़ेगा, अच्छा नंबर नहीं लाएगा, परीक्षा में फेल हो जाएगा, तो मैं ये बाइक तेरे भाई को दे दूंगा। ये भेद। और फिर भी जब नहीं माना, बेटा है कहाँ मानेगा, दे देना, पिटाई किया। तो यह उदाहरण केवल समझने के लिए है। माता पिता परिवार को संचालित करने के लिए इस उपाय का सहारा नहीं लेते। परिवार अलग होता है, यह केवल उदाहरण है, समझने के लिए है। तो ये 4 नीतियां हो गई। यहां पर उल्लेखनीय बात यह है कि इन 4 नीतियों को राजनीति का 4 चरण कहते हैं। चरण मतलब पैर होता है, जिसके 4 पैर होते हैं उसको हम जानवर कहते हैं। जब राजनीति 4 पैरों से चलने लगे, हम उसे पशु राजनीति कहेंगे। पशु राजनीति को मानव राजनीति में परिवर्तित करने के लिए केवल साम और दाम, ये 2 चरणों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद एक तीसरी चीज, सातगुण्य नीति। 6 प्रकार की नीतियां। 6 प्रकार की नीतियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है संधि। जब राजा की स्थिति अच्छी न लगे, राजा की स्थिति कुछ कमजोर सी जान पड़े, तो राजा को किसी दूसरे राजा के साथ, अपने पड़ोसी राजा के साथ संधि कर लेना चाहिए। दूसरा है विग्रह। यदि राजा की स्थिति अच्छी हो जाए तो राजा को ऐसी संधियों को तोड़ देना चाहिए, विग्रह कर लेना चाहिए। विग्रह का मतलब अलग होना। तीसरा है यान। जब राजा की स्थिति अच्छी हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, मजबूत हो जाए, तो राजा को दूसरे राज्य पर आक्रमण करने की घोषणा करनी चाहिए, आक्रमण करना चाहिए। यान मतलब आक्रमण। चौथा है आसन। यदि परिस्थितियां अनुकूल न हो तो राजा को कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, आसन मारकर बैठ जाना चाहिए। इसी को आसन कहते हैं। चौथा है, 5वां है संश्रय। जब राजा की स्थिति कमजोर जान पड़े तो राजा को किसी दूसरे शक्तिशाली राजा के आश्रय में चले जाना चाहिए, इसे कहते हैं संश्रय। और 6वां है द्वैधी भाव। मित्र के प्रति मित्रता, शत्रु के प्रति शत्रुता, इसी कहते हैं द्वैधी भाव। 2 प्रकार की नीतियां। तो ये 7 गुण्य नीति हैं। प्राचीन भारत में राजा जिस पद पर बैठता था उसे हम सिंहासन कहते हैं। सिंह आसन शब्द का अर्थ आप समझ गए होंगे, सिंह का आसन। तो देखिए, भारत में राज पद को सिंह का आसन माना जाता था। मतलब राजा यदि उतना सक्षम है तो वह सिंहासन कर सकता है, सिंह की सवारी कर सकता है। लेकिन यदि राजा में उतना गुण नहीं है तो फिर वही सिंह जिसकी सवारी के लिए उसको चुना गया है, सिंह उसी राजा को भस्म कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। ये सिंहासन। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत में राजनीति का अध्ययन अध्यापन होता था। प्राचीन भारत के आप पुस्तकों का नाम लेंगे तो जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र सर्वाधिक प्रमुख माना जाता है, मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, महाभारत है। इन सभी में राजनीतिक विभिन्न प्रकार के सिद्धांत विभिन्न अध्यायों में प्रतिपादित किए गए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में राजनीति की दृष्टि से संपन्न था। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रारंभ का श्रेय प्राचीन यूनान को दिया जाता है। और ऐसा इसलिए कि प्राचीन यूनान की राजनीति शुद्ध राजनीतिक थी, शुद्ध राजनीति थी, उसमें कोई मिश्रण नहीं था। लेकिन प्राचीन भारत की राजनीति धर्म से अनुप्राणित थी, धर्म से युक्त थी। आपने प्राचीन भारत के विभिन्न राजाओं महाराजाओं के बारे में, सम्राटों के बारे में अध्ययन किया होगा। उसमें हम यह पाते हैं कि प्रत्येक राज दरबार में एक गुरु होता था, जिसे राजगुरु कहते हैं। और राजगुरु से परामर्श लेकर के राजा प्रत्येक कार्य संपन्न करता था। तो भारत में प्रत्येक राजा धर्म से युक्त कार्य करता था। इसलिए प्राचीन भारत की राजनीति धर्म से युक्त थी, शुद्ध राजनीति नहीं थी। अब राजनीतिक व्यवहार के बारे में चर्चा करें, विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में, जब पूरी दुनिया के विभिन्न शास्त्रों में, विभिन्न विषयों में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाने लगा, तो राजनीति विज्ञान में भी इसी प्रकार से वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग शुरू हुआ और एक नया शब्द राजनीतिक व्यवहार को गढ़ा गया। पहले जो भी अध्ययन अध्यापन होते थे ये केवल पुस्तकीय अध्ययन होते थे और पूरी दुनिया भर में
केवल यूरोप के कुछ देशों का अध्ययन आपने कर लिया या ज्यादा हुआ अमेरिका का अध्ययन कर लिया तो यह मान लिया जाता था कि आपने विश्व राजनीति का अध्ययन कर लिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में ऐसे देशों की संख्या सैकड़ों में हो गई जो लंबे समय तक पराधीनता का जीवन यापन कर चुके थे। अब ये स्वतंत्र होकर के अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना किए थे। तो राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग शुरू हुआ और राजनीतिक व्यवहार को, राजनीति को नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया गया। तो राजनीतिक व्यवहार में 4 चीजें होती हैं। एक, आवश्यकता, दूसरा समूह, तीसरा सहयोग और संघर्ष, चौथा शक्ति। इसको थोड़ा सा देखिएगा। मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को वह अकेले पूरा नहीं कर सकता। जब अकेले पूरा नहीं कर सकता तो वह उसी प्रकार के लोगों से संपर्क करता है, संबंध बनाता है और छोटे बड़े समूहों का निर्माण करता है। प्रत्येक समूह अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि उनको क्या करना है, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नीतियां बनाता है और उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए योजनाएं बनाता है। इस प्रकार समूहों का निर्माण होता है। अब समाज में, राज्य में एक ही समूह तो नहीं होगा, अनेक समूह होंगे। इन समूहों के बीच पारस्परिक संबंध बनते हैं। यदि मान लीजिए 2 समूहों के बीच सहयोग हो गया, समन्वय हो गया, 2 समूह के हितों में समानता है, उनमें सहयोग या समन्वय हो गया, तो समूह की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन प्रत्येक समूह के साथ हमारा संबंध अच्छा ही होगा, सहयोग का ही होगा, आवश्यक नहीं है। कुछ समूहों के साथ उसका संघर्ष हो सकता है। संघर्ष का मतलब खून खराबा, मारपीट नहीं है। संघर्ष का मतलब है मतभेद, तू मैं, तेरे मेरे की भावना, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं उसको लूंगा, ये संघर्ष है। तो राजनीति को युद्ध विहीन संघर्ष कहा जाता है। तो जब 2 समूहों के बीच संघर्ष होता है तो इस संघर्ष को दूर करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति क्या है? शक्ति एक क्षमता है जिसके द्वारा अन्य के व्यवहार को, आचरण को प्रभावित, परिवर्तित और नियंत्रित किया जाता है। प्रभावित करना, एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। जैसे राजनीति के प्रोफेसर हैं, वे अपने विद्यार्थियों की इच्छा को, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को अपने राजनीतिक विज्ञान संबंधी ज्ञान के आधार पर प्रभावित कर सकते हैं। उनके व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। ये हुआ शक्ति के 3 रूप, प्रभावित, परिवर्तित और नियंत्रित। जिसमें इतनी क्षमता होती है उसे हम शक्तिमान या शक्तिशाली कहते हैं। यहां पर एक उदाहरण के द्वारा इसको समझा जा सकता है। जैसे समाज में कुछ लोग हैं, वे चाहते हैं कि समाज में, नगर में, गांव में, जिले में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। सक्रिय हो जाते हैं, उसका वे प्रचार प्रसार करते हैं, प्रचार प्रसार करके समर्थकों को जुटाते हैं और ऐसे लोगों का एक समूह बन जाता है। यह समूह लक्ष्य निर्धारित करता है कि हमें क्या करना है, नीतियां बनाता है, उस लक्ष्य को किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे और फिर उस नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए योजनाएं बनाता है। इस प्रकार के समूहों को राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दलों के बीच अब सहयोग, संघर्ष। यदि मान लीजिए राजनीतिक दलों के बीच सहयोग हो गया, 2 राजनीतिक दल आपस में मिल गए, तो उस राजनीतिक दल की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन सभी राजनीतिक दलों के बीच आपस में सहयोग होगा आवश्यक नहीं है, संघर्ष होते हैं। एक राजनीतिक दल कहता है ये मुझे चाहिए, दूसरा राजनीतिक दल कहता है ये मुझे चाहिए, और इस प्रकार से संघर्ष होते हैं और इस संघर्ष में फिर शक्तियों का प्रदर्शन होता है। तो राजनीतिक व्यवहार वह है जिसमें समूह हों, उन समूहों के बीच मतभेद हों, संघर्ष हों और उस संघर्ष को दूर करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मनुष्य अपने सामूहिक हितों को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से आचरण करता है और उस आचरण या व्यवहार पर शक्ति का प्रयोग होता है उसे राजनीतिक व्यवहार कहते हैं। तो राष्ट्र में इसे हम राजनीतिक दल कहते हैं,
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम इन्हें राष्ट्र कहते हैं। इन समूहों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र कहते हैं। अब शक्ति को देखिएगा, जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो जैसे अमेरिका के पास सैनिक शक्ति है, जापान के पास टेक्नोलॉजी की शक्ति है, भारत और चीन के पास जनसंख्या की शक्ति है, अरब देशों के पास तेल पेट्रोलियम की शक्ति है। इन शक्तियों के द्वारा वे अन्य लोगों के, अन्य राष्ट्रों के व्यवहार को, उसके आचरण को प्रभावित करने की, परिवर्तित करने की और नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा और समझा जा सकता है। जैसे एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का विद्यार्थी हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास करने के बाद महाविद्यालय में एडमिशन लिया। वह पहली बार पहले दिन महाविद्यालय गया। उसे कुछ नहीं मालूम क्लास कहाँ लगती है, कितने बजे लगती है, कौन सा पीरियड कब होता है, कौन से कमरे में होता है, कौन से सर पढ़ाते हैं, उसको कुछ नहीं मालूम। उसके मन में डर भी है क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हुआ है। उसे रैगिंग का भी डर है। महाविद्यालय के बारे में उसके मन में एक उच्च प्रकार की भावना है, लेकिन वह किसी से कहने को सकुचा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। एक किनारे वह आ जाकर खड़ा हो गया। एक दूसरा विद्यार्थी भी है, उसकी भी स्थिति यही है। दोनों की नजर मिली, दोनों एक दूसरे के करीब आई, दोनों के बीच परिचय हुआ। दोनों ने कहा कि हाँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूं। दोनों मिलकर के आगे बढ़ते हैं। रास्ते में 3-4 विद्यार्थी और मिल जाते हैं। इन 3-4-5-6 विद्यार्थियों का एक समूह बन जाता है। यह समूह जाकर के टाइम टेबल का पता लगाता है, कौन से कमरे में क्लास लगती है वो पता लगाता है, कितने बजे क्लास लगती है वो बताता है, वो सूचना प्राप्त करता है, और इस प्रकार से वे लोग मिलकर के एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। अब इसी प्रकार से और भी कई प्रकार के समूह होंगे। इन समूहों के बीच संबंध की आवश्यकता पड़ी तो दो समूह का आपस में संबंध होगा। यदि सहयोग हो गया, समन्वय हो गया, उनकी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन हर समूह के साथ इनका सहयोग और समन्वय होगा आवश्यक नहीं है। मान लीजिए दो समूह के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, मतभेद हो गया, तो उस मतभेद को दूर करने के लिए शक्ति का प्रयोग होगा। वो कैसे, देखिए। एक दिन क्लास में एक समूह के विद्यार्थी फ्रंट लाइन में बैठे हुए थे, सामने की सीट पर बैठे हुए थे। दूसरे समूह के 1-2 विद्यार्थी आए, उन्होंने कहा कि ये सीट हमारी है, कल हम यहां पर बैठे थे, यहां से हटो, पीछे जाओ। उस समूह ने कहा कि हम यहां से नहीं हटेंगे, महाविद्यालय में कोई सीट किसी की निर्धारित नहीं होती, जो पहले आया और पहले कहीं पर भी बैठ सकता है। इनके बीच तू मैं में होने लगे। शक्ति प्रदर्शन इसी को कहते हैं, तू मैं में होने लगे। एक कहता है तुम यहां से हटो, मैं बैठूंगा, दूसरा कहता है मैं बैठा हुआ यहां से नहीं हटूंगा। इसी बीच प्रोफेसर आए, वो उस दिन का वो एपिसोड वहां पर खत्म हो गया। इसके बाद दूसरे दिन या थोड़े समय के बाद एक दूसरा एपिसोड, दूसरी एक बात को लेकर के उनके बीच विवाद हो सकता है। तो इस प्रकार से यह चक्र निरंतर चलते रहता है। जैसे आप राष्ट्रीय राजनीति में देख लीजिए, अभी थोड़े दिन पहले किसान आंदोलन समाप्त हुआ। इसके पहले CAA के बारे में एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ। अभी देखिए तीसरा आंदोलन फिर से हिजाब को लेकर के शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में इस प्रकार की घटनाएं होते रहती है। सरकार शुरू में देखती है कि किस प्रकार से उनके बीच समन्वय की स्थापना की जाए और raष्ट्र में एक व्यवस्था की स्थापना की जाए। अब आते हैं राजनीति के तत्व पर। राजनीति के तत्व, राजनीति के तत्वों में 6 चीजें हैं। एक है मनुष्य स्वभाव का एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा मौलिक क्रिया है, यह अनवरत प्रक्रिया है, इसमें सक्रियता की आवश्यकता पड़ती है, यह संघर्ष की उपज है और इसमें विवाद और मतैक्यता का होना आवश्यक है। सबसे पहले देखें, मनुष्य एक स्वभाव का सामाजिक प्राणी है। इसकी चर्चा इसके पहले हो चुकी है। मनुष्य का समाज में रहना उसका स्वभाव है। दूसरा मौलिक क्रिया है, यह मौलिक क्रिया है। मौलिक क्रिया क्यों है? क्योंकि व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है तो दूसरों के हित इससे प्रभावित होते हैं। तो दूसरा वर्ग सोचता है कि मेरे हित प्रभावित ना हो और यह कहता है कि मेरा हित पूरा होना चाहिए, और इस प्रकार से व्यक्तियों के बीच आपस में तू मैं शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से राजनीति एक स्वाभाविक और मौलिक क्रिया मानी जाती है।
तीसरी अनवरत प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी गाड़ी कभी नहीं रुकती। एक आवश्यकता पूरी हुई, दूसरी आवश्यकता शुरू हो जाती है। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, एक आवश्यकता पूरी हुई, दूसरी आवश्यकता शुरू हो जाती है, फिर उसको हमने पूरा किया तो फिर और तीसरी आवश्यकता शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से यह एक अनवरत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा है सक्रियता। राजनीति की उत्पत्ति सक्रियता से होती है। जब तक व्यक्ति सक्रिय नहीं होगा, वह यदि निष्क्रिय है, तो राजनीतिक व्यवहार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सक्रियता का तात्पर्य क्या है? जब समाज में रहने वाले कुछ लोग एक व्यवस्था की स्थापना के लिए या व्यवस्था में निहित बुराइयों को दूर करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए या उस प्रकार की अव्यवस्था को दूर करने के लिए जब विभिन्न प्रकार के उपायों का सहारा लेते हैं, तो वहां से राजनीतिक व्यवहार की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से राजनीतिक व्यवहार की उत्पत्ति के लिए, राजनीतिक उत्पत्ति के लिए मनुष्य का सक्रिय होना आवश्यक है। इसके बाद संघर्ष की उपाय है। जब तक संघर्ष नहीं होंगे तब तक राजनीतिक व्यवहार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संघर्ष का मतलब तू में मतभेद, तेरे मेरे की भावना, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार से संघर्ष जब तक नहीं होगा तब तक राजनीतिक व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होगी। और है विवाद और मतैक्यता। विवाद और मतैक्यता का मतलब है विवादों का होना आवश्यक है, लेकिन विवाद इतने ज्यादा न बढ़ जाएं कि सुलह की कोई गुंजाइश ही न रहे। उनके बीच सुलह होना चाहिए, मतैक्यता की स्थापना होनी चाहिए। एक उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि जब 1947 में भारत को आजादी मिलने वाली थी, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, इतना संघर्ष को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अंततः भारत का विभाजन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो संघर्ष होने चाहिए, लेकिन संघर्ष खून खराबा वाला संघर्ष नहीं होना चाहिए। संघर्ष वैचारिक मतभेद होना चाहिए, तू में होना चाहिए, लेकिन उसके बाद मतैक्यता की स्थापना होनी आवश्यक है। जैसे अभी पिछले दिनों जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें 1 वर्ष से अधिक समय तक किसान आंदोलन थे। सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयास किए, सुलह की सभी प्रकार की संभावना को उन्होंने तलाशा। जब सुलह की कोई संभावना नहीं रही, तब केंद्र सरकार ने एक पक्ष निर्णय लेकर के तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया। इस प्रकार से मतैक्यता की स्थापना हुई, वो एपिसोड खत्म हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि संघर्ष होना चाहिए, संघर्ष के बाद उनके बीच मतैक्यता की स्थापना भी होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये राजनीति के 6 तत्व होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि राजनीति झगड़ा उत्पन्न करती है। राजनीति को सुलह करने की प्रक्रिया कहते हैं। राजनीति उनकी भी सुलह करता है, और इस प्रकार से राजनीति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। यहां पर एक मूल बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अरस्तु राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहता है। मास्टर साइंस का मतलब मुखिया, मुख्य। तो राजनीति मुख्य क्यों हुआ, अन्य चीजें मुख्य क्यों नहीं हुई? तो इसके पीछे एक गंभीर कारण है। क्या है देखिए, मनुष्य जीवन के विविध पक्ष होते हैं। इन विविध पक्षों का अध्ययन विभिन्न प्रकार के शास्त्र करते हैं। जैसे मनुष्य का आर्थिक जीवन का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। मान लीजिए व्यक्ति पैसा कमाना शुरू किया, पैसा कमाते कमाते कोई अपराध कर देता है, तो कोई आर्थिक संगठन उसको यदि दंडित करता है, तो यह जो दंड देने की शक्ति है उस आर्थिक संगठन को अंतिम रूप में नहीं मिलती। या कोई व्यक्ति कोई सामाजिक अपराध करता है, तो समाज उस व्यक्ति को जब दंडित करता है तो वह जो दंड देने की समाज की शक्ति है वह अंतिम नहीं होती। कोई धार्मिक संस्था किसी व्यक्ति को धार्मिक कदाचरण के लिए यदि दंडित करती है तो उसको यह दंड देने का अधिकार अंतिम नहीं होता। तो किसको अधिकार होता है? राज्य को यह अधिकार होता है। राज्य को शक्ति के वैधानिक प्रयोग का अधिकार होता है, क्योंकि कोई आर्थिक संगठन हो, कोई धार्मिक संगठन हो, कोई सामाजिक संगठन हो, यदि किसी व्यक्ति को दंडित करते हैं तो वह राज्य के न्यायपालिका में आकर के याचिका दायर कर सकता है, अपील कर सकता है। मतलब यह हुआ कि राज्य को यह अधिकार है कि वह शक्ति का वैधानिक प्रयोग करे और अपराधियों को दंडित करे, व्यक्ति को न्याय देवे। क्योंकि राज्य को
शक्ति का वैधानिक प्रयोग करने का अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है, प्राकृतिक अधिकार होता है। इसलिए राज्य इन सभी संस्थाओं में प्रमुख है। अरस्तु कहता है राज्य समुदायों का समुदाय ही नहीं है, अपितु सर्वश्रेष्ठ समुदाय है। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार के समुदाय, आर्थिक समुदाय या संस्था, आर्थिक संस्था, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था, ये विभिन्न प्रकार की संस्थाएं व्यक्ति के जीवन के एक पक्ष का विकास करती हैं, जबकि राज्य व्यक्ति के समग्र जीवन का, समग्र व्यक्तित्व का विकास करता है। इसलिए राज्य इन सब में सर्वाधिक प्रमुख है। और चूंकि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, इसलिए राजनीति विज्ञान मास्टर साइंस हुआ। यहां पर एक चीज और कहा जा सकता है कि राजनीति क्या है। अभी विभिन्न प्रकार से हम सैद्धांतिक बातों का हमने अध्ययन किया। राजनीति आज के जमाने में एक गंदे शब्द के रूप में व्यवहार में लाया जाता है। पामर और पार्किंस कहते हैं कि राजनीति ऐसे लोगों की शरण स्थली है जिसे सामाजिक जीवन ने बहिष्कार कर दिया है, अलग कर दिया है। मतलब जिन लोगों को समाज स्वीकार नहीं करता, ऐसे लोग राजनीति में चमक जाते हैं। राजनीति में ऐसे लोगों का एक अस्तित्व होता है। एक उदाहरण के लिए देख लीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, इतने विद्वान व्यक्ति, इतने बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम पूरी दुनिया में अर्थशास्त्री के रूप में लिया जाता है। 1998 में जब वो लोकसभा का चुनाव दिल्ली से लड़े थे तो वो हार गए थे। तो देखिए, ऐसे बौद्धिक व्यक्ति यदि चुनाव में हार जाते हैं तो यह उनका बदकिस्मत नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे लोगों को चुन करके लोकसभा में नहीं भेजते हैं। तो राजनीति तेरे मेरे की भावना लाता है, संघर्ष लाता है। आए दिन हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस, रैली निकालना, अनेक प्रकार से बाधाएं उत्पन्न करना, कोई काम हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करना, जो काम नहीं हो रहा है उसको चालू करने की मांग करना, और नगर बंद का आयोजन करना, हड़ताल का प्रदर्शन करना, हड़ताल का आयोजन करना, इन तमाम चीजों को हम राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और यह माना जा रहा है कि राजनीति सभ्य लोगों का पेशा नहीं है। तो क्या राजनीति इतनी गंदी है? राजनीति गंदी है या अच्छी है, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। हम जैसे होंगे हमारे प्रतिनिधि उसी प्रकार के होंगे। यहां पर मैकियावेली के कथन को भी उद्धृत किया जा सकता है। मैकियावेली कहता है कि नैतिकता दो प्रकार की होती है, एक राजा की नैतिकता, दूसरी जन नैतिकता। जन नैतिकता क्या है? जनता का एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र उसकी नैतिकता राजा के आदेशों का पालन करना है। और राजा की नैतिकता वह है कि जिसके अंतर्गत राजा जो भी करे राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, राज्य को संगठित बनाने के लिए, राजा जो भी करे वह सब उसके लिए जायज है, वह सब उसके लिए नैतिक है। हम महात्मा गांधी को कोट करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखा दो। क्या राजनीति में ऐसा व्यवहार संभव है? राजनीति में इस प्रकार का व्यवहार करना संभव नहीं है। यदि चूंकि हमने ऐसा व्यवहार किया, हम उसका परिणाम देख रहे हैं। देखें, जैसे 1962 में भारत ने चीन के साथ जो व्यवहार किया था, यह इसी प्रकार का व्यवहार था। भारत की सेना को लड़ने नहीं दिया गया, उनको युद्ध क्षेत्र से वापस बुला लिया गया, पीछे हटने का आदेश दिया गया। तो ऐसे में राजनीति या देश का संचालन करना संभव नहीं होता। मतलब यह है कि जो नीतियां व्यक्ति के निजी जीवन को संचालित करती हैं, नियंत्रित करती हैं, वही नीतियां एक राजा के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। राजा के लिए उपयुक्त तो वही होगा जिसका प्रयोग कालिदास ने किया था। तो राजनीति को संचालित करने के लिए कालिदास की नीति चाहिए। कालिदास की नीति क्या है? आप जानते होंगे, विद्युत्तमा और कालिदास के बीच शास्त्रार्थ हुआ। विद्युत्तमा को कहा गया कि हमारे गुरुदेव कालिदास हैं और ये अभी मौन धारण किए हुए हैं, आपके प्रश्न का उत्तर इशारों से देंगे। विद्युत्तमा ने कहा, विद्युत्तमा ने पहले एक उंगली दिखाई, उसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। कालिदास ने सोचा कि ये मेरे एक आंख को फोड़ने के
फोड़ने की बात कर रही है, उसने 2 उंगलियां दिखाई, मतलब तू यदि मेरी एक आंख फोड़ेगी मैं तेरे दोनों आंख फोड़ दूंगा। कालिदास के समर्थक जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव बिल्कुल सही कहते हैं कि ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर के 2 रूप होते हैं, एक निराकार दूसरा साकार। विद्युत्मा ने फिर ऐसा दिखाया, पंजा दिखाया। कालिदास ने सोचा अच्छा तू मेरे को थप्पड़ मारना चाहती है, मैं तेरे को घूंसा मारूंगा। विद्युत्मा का कहना था कि व्यक्ति की 5 इंद्रियां होती हैं, और कालिदास के समर्थकों ने कालिदास के इस घूंसे का अर्थ बताया कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि 5 इंद्रियां एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से सटी हुई हैं। तो देखिए कालिदास की नीति कि तो यदि तूने मेरी एक आंख को फोड़ने का प्रयास किया मैं तो दोनों आंख फोड़ दूंगा, और यदि तू मेरे को थप्पड़ मारने की कोशिश करेगी मैं तुझको घूंसा मारूंगा। तो राजनीति टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा के आधार पर संचालित होती है, और ऐसे में ही राज्य अपना योग्यतम का चुनाव करते हैं, और इस प्रकार से राज्य की स्थिति बनी रहती है। यदि विभिन्न राज्य आपस में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे तो वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक सही और अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। यहां पर पेरिक्लिस के कथन को उद्धृत करते हुए कहा जा सकता है, जैसे पेरिक्लिस ने पुराने जमाने में प्राचीन यूनान में कहा था कि जो व्यक्ति राजनीति में भाग नहीं लेता हम उसके जीवन को न केवल बेकार समझते हैं अपितु हम उसको राज्य पर भार स्वरूप भी समझते हैं। आज के जमाने में यह संभव नहीं है। सोचिए कि भारत की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ के आसपास है, और इसमें से 100 करोड़ तो लगभग युवा होंगे, 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे ही। तो यदि 100 करोड़ लोग एक साथ राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू करेंगे तो देश कैसे चलेगा? देश नहीं कर सकता। इसलिए समाज के छोटे से वर्ग को राजनीति में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है, और इससे अधिक संख्या में लोगों का भाग लेना अवांछनीय माना जाता है। जैसे भी चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के समय लोग सक्रिय होते हैं, जब तक चुनाव में लोग सक्रिय नहीं होंगे चुनाव अच्छी तरह से संपादित नहीं हो सकते हैं। तो विशिष्ट अवसरों पर लोग सक्रिय होते हैं और उनसे सक्रियता की अपेक्षा भी की जा सकती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम बनते हैं रहते हैं, उसमें मान लीजिए किसी ग्रुप में 100 सदस्य हैं। 100 सदस्यों में लगभग 5-7 ऐसे सदस्य होते हैं जो प्रतिदिन या बहुत पर्याप्त मात्रा में अच्छे संदेश, अच्छे पोस्ट उसमें डालते हैं, उसको पढ़ करके खुशी होती है। कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, 8-10 ऐसे सदस्य होते हैं जो प्रतिदिन कुछ न कुछ डालना ही उनको, कुछ नहीं तो केवल गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज से आपका व्हाट्सएप का वो भर जाता है। और बाकी जो लगभग 80 सदस्य बचे, ये 80 सदस्य चुपचाप उन मैसेजेस को, उन पोस्ट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे ज्यादा सक्रिय नहीं होते। विशेष अवसरों पर भी लोग सक्रिय होते हैं। तो देख लीजिएगा, इसी प्रकार से कुछ लोग सक्रिय होते हैं, कुछ लोग सांक्रांतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, और अधिकांश दर्शक गतिविधियों में उनकी भूमिका होती है। तो इसी प्रकार से राज्य में भी कुछ सक्रिय नेता होते हैं, कुछ सांक्रांतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, और कुछ केवल दर्शक गतिविधियों की भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो राजनीति हमारे जीवन का एक अंग है। हम राजनीतिक व्यवहार करते हैं, और राजनीति हमारे जीवन का एक अंग है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि हम कैसे मानेंगे कि हमने राजनीतिक कार्य किया? हम कौन से कार्य को राजनीतिक क्रिया का नाम देंगे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अर्थोपार्जन कर रहा है, धन कमा रहा है, वो अर्थशास्त्र उसका अध्ययन करता है। कोई सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त है, वो सामाजिक कार्य कर रहा है, समाज शास्त्र का विषय है। कोई धार्मिक कार्य कर रहा है, हम उसको कहेंगे कि ठीक है, वो धर्मशास्त्र या अध्यात्म शास्त्र उसका अध्ययन करेगा। लेकिन हमारी ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसे हम कहेंगे कि व्यक्ति ने राजनीतिक कार्य किया? वस्तुतः राजनीति का संबंध व्यक्ति की विवेक से है। जब व्यक्ति मन में सोचता है, शुरुआत होती है मन में विचार से। जब मन में सोचता है, वह समाज के, नगर गांव के, जिले के, प्रदेश के, राष्ट्र के हित के बारे में सोचना शुरू करता है। सोचने सोच की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब यह सोचना शुरू करता है और सोच को क्रियान्वित करने के लिए फिर आगे कदम बढ़ाने
बढ़ाना शुरू करता है, बढ़ाते जाता है, हम उसे राजनीतिक गतिविधियां कहते हैं। मतलब यह है कि राजनीति का संबंध व्यक्ति के विवेक से है। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी होता है और इस प्रकार से राजनीति सभी विषयों के ऊपर एक उच्च स्थिति में स्थापित हो जाती है। यह है राजनीति का एक संक्षिप्त परिचय।